कुंवार मास के दो पखवाड़े, जतन जतन से काढ़ो प्यारे। ऐसी एक कहावत बुंदेलखंड में चलती है कि इस कुंवार मास में दो पक्ष, जो हर महीने में दो पक्ष होते हैं, 15 दिन का एक पक्ष होता, तो कुंवार मास के दो पखवाड़े, जतन जतन से काढ़ो प्यारे। हाँ, इसमें थोड़ी भी लापरवाही यदि हुई तो फिर पूरे साल भर उसकी लापरवाही की खामियाजा आपको भोगना पड़ सकता है। क्यों? एक ये शरद ऋतु और एक बसंत ऋतु, ये दो ऋतुएं ऐसी होती हैं जिसमें रोगों की उत्पत्ति की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। और वो रोग जो तात्कालिक होते हैं वो तो हर ऋतु के होते हैं, लेकिन जो आपके साथ जुड़ चले जाएं, ऐसे रोग इन दो ऋतुओं में बहुत जल्दी पनपते हैं। और ऐसे में न सिर्फ किससे परहेज करना है वो समझना भी आवश्यक है, किसका सेवन करना है वो समझना भी आवश्यक है, तो फिर किसके साथ क्या सेवन करना है ये समझना भी आवश्यक है। परहेज के बारे में तो आप समझ रहे हैं कि खटाई से पूरा परहेज, तेल से परहेज, और साथ ही साथ जो बातज चीज़ें होती हैं और पित्तज होती हैं उनसे परहेज, जैसे उड़द है, इससे परहेज, बीन्स जितनी भी होती हैं उनसे परहेज, कुछ एक और जो मौसमी फल हैं इस मौसम के, जो अभी अभी नए नए आना शुरू होंगे, जैसे बताया था ना, कच्चा आंवला है, और भी जो अभी पैदा हो, जो पहले से आ रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं उनका निषेध नहीं है, जो अभी अभी आना शुरू हुए हैं उनसे परहेज। साथ ही साथ दिन में सोने से परहेज। हाँ, इस मौसम में दिन में सोना बिल्कुल खतरनाक, क्योंकि दिन में यदि आप सोएंगे तो रात को जागेंगे, और रात को जागना ही तो इस मौसम के रोगों के लिए हवा देता है, क्योंकि रात को जागने से वात बढ़ता, और वात फिर पित्त को हवा दे दे, तो वैसे ही पित्त बहुत कुपित है, और कुपित व्यक्ति को जल्दी से यदि आप हवा दोगे तो क्या करता वो? आग में घी का काम बोलते ना, गुस्सा तो वैसे ही आ रहा था लेकिन क्या करें, ये और आगे बीच में ऊपर से फड़क गया। ऐसी वो पित्त वैसी कुपित्ता, ऊपर से यदि आपने रात में जागना शुरू कर दिया तो फिर वह समस्या पैदा हो गई। महाराज, आज के समय में रात में जागना ही तो सबसे बड़ा काम कराने का कारण बनता। हाँ, काम तमाम कराने का भी कारण बनता और काम करने का भी कारण बनता। सुन रहे हैं आप लोग? हैं? पड़ोसी से देख के बोल रहे कि खुद को देख के बोल रहे? हाँ, तो सुनो, दूसरा, अब किन चीज़ों का सेवन करना ये भी बहुत समझने की बात है, और किन चीज़ों का सेवन कम करना। परहेज क्या करना? बहुत सारी चीज़ें, तेल से परहेज, खटाई से परहेज, वातवर्धक उड़द। हाँ, उड़द को भारी दाल माना जाता है, उसको राजमास कहा जाता है। हाँ, मास का मतलब दाल होता है, और राजमास मतलब जो राजाओं की गरिष्ठ होती है, हैवी होती है, स्निग्ध भी होती है और भारी भी होती है, लेकिन वातवर्धक हो सकती है, इससे बचें। हाँ, और क्या? परहेज तो हो गया, लेकिन सेवन क्या करें? तो सेवन करने के लिए सबसे पहले हल्का और जो शीतल अनाज होता है उसका सेवन करें। कम सेवन गेहूं का इस मौसम में सेवन कम, मना तो नहीं है, सेवन कम। तो फिर किसका सेवन करें? ज्वार है, सुन रहे हो महाराज? ज्वार तो सिर्फ भगवान को ही देखने को मिलती। ज्वार का सेवन करें, और जो कहना चाहिए फलों में केले हैं,
अनार हैं, और जो मौसमी फल हो कर के भी इस मौसम में आ तो रहे हैं लेकिन अभी अभी आना प्रारंभ नहीं हुए हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। हाँ, घी का सेवन करें, तेल का बिल्कुल ना करें। घी भी ज़्यादा मात्रा में नहीं, अभी एकदम से इतनी ठंडी वाला मौसम नहीं आया कि तुम घी को ज़्यादा पचा सको, लेकिन घी का सेवन कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन तेल का तो बिल्कुल ना करें। सुन रहे हैं आप लोग? अच्छा, यहाँ 3-4 दिन से आप जो सुन रहे हैं वो आप याद भी रखते हैं कि सिर्फ सुनते ही सुनते चले जाते हैं? घर पे जाके प्रयोग करते हैं? महाराज अब घर पे तो जो बन गया तो खाना ही पड़ता है, ढकेलना पड़ता है। हाँ, तो सौंठ, वो वाली सौंठ कह रहे हैं? अच्छा, वो चटनी वाली सौंठ। हाँ, पहली बात तो ये घिया और सौंठ, ये दो ऐसे लगते हैं शब्द। सौंठ को यहाँ पर वो सौंठ नहीं जो अदरक से बनती है, वो चटनी वाली उसको सौंठ बोलते हैं, जो दूसरे को सौंठ दे बिल्कुल। हाँ, सौंठना समझते हो? सौंठे ही सौंठा लगाते जोर जोर से, जिसको धमकने वाली होती, ऐसा। और घिया, घिया कई बार सुनते सुनते घिया को घिना शब्द सुनने में आता है हमारे लिए। घिना समझते हो? घिना किसको बोलते हैं? जो गंदा होता है उसको घिना बोलते हैं। तो घिया का मतलब लौकी है, लेकिन लौकी शब्द पता नहीं क्यों नहीं बोलते। अब अपने अपने क्षेत्रीय शब्द हैं, कोई बात नहीं, अपनी अपनी है। तो वो घिया घिया, कई बार तो सुनते सुनते घिना घिना सुनने में जाता अपने को। महाराज घिना की लौकी, घिना की घृणा शब्द से ही घिना बना। घिना मतलब गंदा, घिन आती जिससे उसको नाम घिना। तो खैर वो तो आपका शब्द है। तो ये जो हैं इन चीज़ों का सेवन, और दिन में नहीं सोना, ज़्यादा वात का सेवन नहीं करना, पंखे के नीचे बैठने की इच्छा तो बहुत होती है, हाँ, और बहुत तेज। आजकल तो 1-2 पे तो रेगुलेटर थमता ही नहीं, सीधा 5 पे ही होता है, 4 या 5 पे रेगुलेटर ख़त्म ही हो गया, अब तो डायरेक्ट कनेक्शन होने लग गया। बिल्कुल पूरा एक बार चालू किया नहीं कि अंदर का पूरा जब तक भलभला ना जाए तब तक वो बंद ही नहीं होता। तब तो सहन नहीं होता। पहले 1-2 से आप लोग करते थे तो 5 तक राहत मिल जाती थी, अब राहत की कहाँ बात है। अब तो सीधे कूलर और एसी भी काम नहीं करते, हाँ, बिल्कुल चिल्ड कर देते हैं। अब आप समझिए आपने अपने शरीर को कितना प्रतिरोधक क्षमता संपन्न नहीं, विपन्न बना दिया। अब किसी भी चीज़ को, बाहर की किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा शरीर, इतना सुकुमार बना दिया। बच्चे तो फिर भी सहन कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन बूढ़े और जवान तो बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। इतनी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ती चली जा रही। देखो, हर अवस्था में, चाहे वो बाल अवस्था हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे वो प्रौढ़ अवस्था हो, चाहे वो वृद्धावस्था हो, ये 4 ही अवस्थाएं प्राय मानी जाती है। किशोर अवस्था और मान लो, 5 अवस्थाएं हो गई। तो ये मुख्य तो 3 हैं, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। अब युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच में एक प्रौढ़ अवस्था आ जाती, और बाल अवस्था और युवावस्था के बीच में किशोर अवस्था आ जाती। ये तो समझते हैं ना आप लोग? हाँ, सब हिंदी मीडियम वाले ही बैठे होंगे, इंग्लिश वालों को कहाँ फुर्सत मिली कि सुबह सुबह आके बैठ सकें वो हैं? जैन, हाँ, वो जैन जी तो वो तो 1996 के बाद जन्मे हुए, और जिनकी 2019 के बाद जिनको जॉब अथवा ग्रेजुएट हुए हैं, उन सबको जैन जी के अंतर्गत गिना जाता। और भी बहुत सारी उनके जो नॉन वाइट हैं उनको भी जैन जी कहा जाता। नॉन वाइट कुछ कुछ उसमें विशेषण लगाए गए हैं, हमें तो आप लोगों को बताते, हमें क्या मतलब, हम तो जैन जी हैं, भले ही होना हो जैन, हमारा जी तो जैन है, भले ही आपका हो या ना हो, आप लोग जानो। तो सुनो, क्या याद आ गई? बीच बीच में याद आ जाती है तो हम कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, आपको हमें अब तो बोल दिया WBC यदि आपको बढ़ाने हैं तो आप अच्छे से अनुमोदना करोगे, और नहीं बढ़ाने हैं तो फिर बैठे रहो, वैसे तो उदास हो ही, और उदास बनते चले जाओ। सुनो तो हर अवस्था में ये शरीर अपनी एक विशेष प्रकृति पैदा करता, ताकि उस शरीर के लिए मिलने वाली ऊर्जा वो प्राप्त कर सके प्रकृति से। जैसे अब बचपन में ज़्यादा कुछ मेहनत तो होती नहीं,
भोजन पानी किया नहीं कि बच्चे पड़े रहते हैं। तो आप देखना प्रकृति जैसे जो पड़ा रहता है, मतलब सीधा लेटा हुआ बच्चा 5-7 महीने का, 1 आध साल का, तो कुछ नहीं, वो अपने पैर चलाना प्रारंभ कर देता। क्यों? वो पाचन कर रहा है उससे। थोड़ा सा बड़ा हुआ, भोजन पानी अब मुख से करने लगा। अभी दूध पीता था तो दूध पीने में तो इतना ही पाचन पर्याप्त है। जब वो खाना पीने लग गया, लेकिन कोई बड़ी मशक्कत तो करनी नहीं पड़ती कि उसको कोई वहाँ से वहाँ सामान उठाना है, तो बस खेल कूद में उसका मन लगता, चंचलता। ये उसकी जो चंचलता है ये उसके अंदर गर्मी पैदा कर रही ताकि भोजन को पचाने में कारण बन जाए। युवावस्था में जो कि आपके अर्थोपाचन के काम शुरू हो जाते हैं, तो इस कारण से वो, और प्रौढ़ अवस्था में क्या करता, तो प्रौढ़ अवस्था में आपको अपनी जो कुछ भी कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, वो दूसरों को देने की बात आती, तो बहुत कुछ उठापटक दिमाग की भी चलती रहती और उसकी भी चलती रहती। अब वृद्धावस्था में क्या, तो वृद्धावस्था में नींद कम आती तो फिर अधिकांश समय आपका जागने में जाता है। जागने में जाता तो खांसते रहो, खकारते रहो, चोर भगाते रहो, ये सब कुछ दिन भर की उनकी एक्टिविटी। मतलब ये प्रकृति ने हर अवस्था में आपके शरीर को मेंटेन करने की व्यवस्था कर रखी है ताकि जितना भाड़ा आप दे रहे हैं उतना उससे काम ले सकें। लेकिन अब प्रकृति के नियमों के विपरीत आप जाने लग जाओ कि भाड़ा या तो ज़्यादा दे दिया जाए या अव्यवस्थित दे दिया जाए, और उससे जो काम लेने की बात है या तो काम लिया ना जाए या ऊट पटांग लिया जाए, तो फिर पक्की बात है कि प्रकृति फिर आपको फिर छोड़ेगी नहीं। क्यों? आपने प्रकृति को छेड़ा है तो आपको छोड़ेगी नहीं। और ऐसा ही फिर अब देखो, जिस यंग एज में, यंगस्टर की अवस्था में आपको ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा यंगस्टर ही हैं जो आज सबसे सुविधाओं की मांग करते। मन की भूख, मान क्या है? काय की भूख है? मन की भूख। जैसे जैसे सहज रूप से विनीत ज्ञान का विकास होता है, जैसे जैसे सहज रूप से विनीत ज्ञान का विकास होता है। विनीत का मतलब समझते हो? विनयवान जो होता है उसका नाम विनीत। वो भी किसी के कहने पर नहीं है, तो दूसरों के कहने पर या दूसरों के सामने एक विनीत हो जाना बहुत आसान होता है। मजबूरी में अपने मान को दबाना बहुत आसान होता है, लेकिन सहज रूप से ही ज्ञान होने के बाद मान ना आए बहुत कठिन है। और जो अपने मान का ज्ञान करता चला जाए वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे जैसे सहज रूप से विनीत ज्ञान का विकास होता है, वैसे वैसे मूल रूप से मानापमान का विनाश होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है ना महाराज? हो तो महाराज के सामने रिस्पेक्ट चाहते क्या? हम हमारे स्वाभिमान है, स्वाभिमान हो चाहे अभिमान है, दोनों में मान। बस अंतर इतना सा है कि एक थोड़ा सा पवित्र मान है और एक थोड़ा सा अपवित्र मान है। मान तो मान है। इसलिए जैसे जैसे सहज रूप से विनीत ज्ञान आने के बाद आपके भीतर विनय बढ़ रही है, विकास होता है, वैसे वैसे मूल रूप से मान और अपमान का विनाश होता है। कोई अपमान कर दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, और कोई सम्मान कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सम्मान कहाँ हुआ महाराज? हो महाराज के सामने इतने लोगों का सम्मान हो गया, किसी ने सोचा नहीं कि महाराज जी का भी सम्मान होना चाहिए? महाराज अब आपके लिए सम्मान हम कौन से मोमेंटों से दें? तुम्हारा मुस्कान का ही मोमेंटो हमारे लिए सम्मान के बराबर लगता है। हाँ, मानापमान का विनाश होता है स्वाभिमान के। हाँ, स्वाभिमान के उल्लास विलास में, मृदुल मार्दव मंजुल हास में विनय गुण का अनुनय करता अवनत विनयी ज्ञान दास होता है। हमारी सत्ता तो वो है जो आज तक कोई मिटा पाया नहीं और मिटा सकता नहीं। क्या है सत्ता? उपयोगो लक्षणम। ये जो हमारा ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है, किसी भी एटम बम में क्षमता नहीं कि हमारे उस ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग को नाश कर सके।
विस्फोट कर सके। कितना ही शरीर का विस्फोट हो जाए, लेकिन हमारे उपयोग का जो ज्ञान और दर्शन के रूप में है, उस सत्ता का कभी नाश नहीं हो सकता। परम सत्ता का परम उदास होता है, समर्पित होता है, सब इतिहास होता है। हाँ, परम सत्ता का परम उदास होता है। परम सत्ता तो ज्ञानोपय हो गया। अब उसके बाद परम सत्ता का परम उदास होता है। उदास का मतलब यहाँ पर दो रूप में, उदासीन, बस मिलिए उत आसीन, जो ऊंचाई की ओर आसीन हो रहा है उसका नाम भी उदासीन, और जो उत आस यानी कि ऊपर जो बैठा है उसका नाम भी उदास होता है। परम उदास होता है, समर्पित होता है सब इतिहास। अभी तक का जो कुछ भी मेमोरी हैं, स्मृतियां हैं, इतिहास है, सब इतिहास होता है। उसका इति यानी कि अंत और हास होता है। भीगा भाव प्रतिभास होता है। समुचित है वह पल्लव पत्रों फूल फलों के विपुल दलों से लदा हुआ है। धरा पाद में धरा माथ वह महक सूंघता अवनत पादव आतप हारुर आप। यहाँ पर एक तरह से उस वृक्ष की बात कही जा रही है जो कैसा भीगा भाव प्रतिभास होता है, अंदर से तो भीग चुका होता है ना, वो हमेशा कभी भी अकड़न नहीं लाएगा। जो अंदर से नहीं भीगा हो, कठोर हो, तो पहले अकड़ता है और फिर वो टूट जाता है। ऐसा भीगा भाव प्रतिभास यानी कि महसूस होता है। समुचित है वह पल्लव पत्रों फूल फलों के विपुल दलों का लदा हुआ है। जो वाकई में फलों से लदा हुआ हो वही वृक्ष झुक सकता, और जिसमें फल ना हो, ठूंठ लगे हों, वो तो सीधा ठूंठ सा खड़ा रह सकता। इसलिए घनी छांव वाला और फूल फलों से लदा हुआ जो वृक्ष होगा वो कभी अकड़ेगा नहीं, बल्कि जमीन को छूने के लिए ललचेगा। ऐसे ही पल्लव पत्रों फूल फलों के विपुल दलों, बहुत सारे दलों से, बहुत सारे झुंड से जो लदा हुआ है, धरा पाद में, हाँ, जो धरा यानी कि जमीन धरती है, उसके चरणों में धरा माथ वह, धरती के चरणों में माथ को धर करके धरा माथ वह महक सूंघता अवनत पादव, वह उस धरती की महक सूंघता है। कौन है? जो पेड़, पादप यानी कि पेड़, अवनत यानी कि झुका हुआ है, आतप हारक, जो कौन है? आतप यानी कि धूप को हरने वाला है। सही पेड़ तो वही है जो आतप यानी कि गर्मी को, ऊष्मा को, धूप को हरने वाला है। कौन? आप। यहाँ पर तो एक तरह से उस वृक्ष के बहाने स्वयं की बात कही जा रही है कि जब वो मान और अपमान से रहित हो जाता है, अपने ज्ञान को भी विनय के साथ जोड़ता चला जाता है, तो वो कहीं पर भी धरती में बैठ करके भी धरती के दुखों का हरने वाला धरा मात हो करके और संकट मोचक बन जाता है। और ये बनने के लिए क्या? अवनत पादप आतप हारक, संसार के ताप का हरने वाला बन जाता। और संसार के ताप का जो हरने वाला हो, पक्का वही संसार के ताप का नाश करने वाला भी बन जाता है। अहिंसा परमो धर्म।